हेलो। तो हम बात कर रहे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रिक्वेंटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, मैं वीडियो शॉर्ट इस वजह से रखता हूँ, रीज़न भी ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। छोटी वीडियोस थोड़ी कन्वीनियंट होती हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। ये वीडियोस लाइक लेजर टाइम में कभी पढ़ते पढ़ते बोर हो गया तो चलो ठीक है छोटी सी वीडियो उठा लिया, देख लिया। तो इस वजह से मेरा यही अप्रोच रहेगा कि मैं छोटी छोटी वीडियोज़ ही बनाऊँ, एक एक दो दो घंटे की वीडियो दूँ, ताकि आप जब भी बोर हो रहे हो पढ़ते पढ़ते बस एक वीडियो देखिए और फिर पढ़ने बैठ गए। तो चलिए फिर वापस शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हम यूटीज़ पर थे जब मैंने वीडियो रोकी थी। तो यूटीज़ में मैंने आपको बाकी तो आर्टिकल्स बताए थे, एक आर्टिकल छूट गया था, आर्टिकल 239AA। तो 239A किसके बारे में है? क्या? दिल्ली के बारे में। बहुत कॉमन है, पता है सबको। फिर आगे चलते हैं इसके बाद। तो अगला इसके बाद हमारा पंचायत है, पार्ट 9 है हमारा। ये पूरे ही इसके आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक ये पूरी हमारी पंचायत है। तो इसको हम आगे से देख लेंगे कभी, क्योंकि ये भी फिर वीडियो लेंदी हो जाएगी इसकी वजह से। पार्ट 9 अब आप यहाँ पर याद ये रखिएगा कि पार्ट 9 जो है, 9 है पंचायत और 9A जो है ये है म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है। तो कैसे याद करना है इसको हमारा, देखिए 9 जो है ना, जब आप लिखोगे तो ये ऐसे 9 अगर ऐसे मैंने लिखा तो 9 की अगर हम मिरर इमेज देखें तो ये ऐसे P9 और P ये दोनों मिरर इमेज बनाते हैं दूसरे की। तो ऐसे याद कर सकते हैं। पार्ट 9 हमारा पंचायत के लिए। और पार्ट 9 के बाद अगला क्या है? पार्ट 9A जो हमारा म्यूनिसिपैलिटी है। ऑब्वियसली 9 अगर पंचायत है तो उसके बाद वाला 9A म्यूनिसिपैलिटी ही होगा और 9B क्या होगा? कोऑपरेटिव्स होगा। ठीक है। तो 9B हमारा कोऑपरेटिव के लिए है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। और कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला याद रखिएगा कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से नहीं था, ये बाद में ऐड करा गया है। और कब ऐड करा गया है? 97th अमेंडमेंट से। और 97th अमेंडमेंट कब का है? 2011 का। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं, अगला हमारा पार्ट कौन सा है। अब यहाँ पर आर्टिकल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर पार्ट पूछा जाता है मोस्टली। जो मैंने देखा एग्जाम्स में, स्टेट वाले एग्जाम में या यूपीएससी में तो खैर ये नहीं पूछता है इतने आर्टिकल्स, स्टेट में या फिर बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स पूछता है। तो पार्ट 10 जो है हमारा ये है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के लिए। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला आर्टिकल जो है हमारा कौन सा, वो आर्टिकल 249 है। ठीक है। 249 क्या कहता है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट। मतलब कि जो स्टेट, जैसे 3 लिस्ट हैं हमारी शेड्यूल 7 के अंदर, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर में पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है इस आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 249 का यूज़ करते हुए। और कब बना सकती है? नेशनल इंटरेस्ट में बोल करके बना सकती है। फिर आता है आर्टिकल 250। आर्टिकल 250 भी वही सेम चीज़ कहता है कि जो स्टेट लिस्ट के मैटर्स हैं उनके ऊपर में पार्लियामेंट बना सकती है कोई भी लेजिस्लेचर। लेकिन डिफरेंस देखिए दोनों में, यहाँ पर क्या है? नेशनल इंटरेस्ट, और यहाँ पर क्या है? इन केस ऑफ इमरजेंसी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम अगला हमारा है आर्टिकल 257। 257 क्या कहता है कि कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर स्टेट्स इन सर्टेन केसेस। ठीक है। 257 को हम कैसे याद रख सकते हैं? बहुत ही अच्छा निमोनिक तो नहीं है वैसे, मैंने इसको मैं ऐसे ही याद कर रखा है। ये शायद मैंने काफ़ी लिखी होती है 2 सप्ताह इन 257। तो ये 2 से 2 हो गया, 7 से 7 हो गया। ठीक है। तो 2 सप्ताहें जो हैं यूनियन और स्टेट की, ये एक हाथ में चली जाती हैं यूनियन के हाथ में। 2 सप्ताह इन 1 हैंड, 257। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं अगर आपका निमोनिक ये समझ में आता है तो, वरना कुछ और निमोनिक बना सकते हैं अपना। 263 पर हम आते हैं। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा। 263 हमारा है इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल के लिए, और यहाँ से हमको एक चीज़ ये भी क्लू मिल जाता है कि इंटर स्टेट काउंसिल कैसा है। ये इंटर स्टेट काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। ठीक है।
अच्छा, अगला हम इसके बाद चलते हैं आर्टिकल नंबर 266 के बारे में हम देखते हैं। तो आर्टिकल नंबर 266 जो है हमारा, ये बताता है किसके बारे में। आर्टिकल नंबर 266 दो तरह के फंड के बारे में बताता है, एक कंसोलिडेटेड फंड और एक पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसके ठीक बाद आता है 267 जो हमारा बताता है कंटिंजेंसी फंड के बारे में। तो ये ध्यान रखिएगा, 266 के अंदर में दो फंड है, एक तो कंसोलिडेटेड फंड और एक पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। और 267 के अंदर में है कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी जो आपका डिजास्टर्स वगैरह के लिए होता है, और पब्लिक अकाउंट जो आपका प्रेसिडेंट के बिहाफ पे होता है, और कंसल्टेटिव फंड जो आपका नॉर्मल जिसके अंदर से सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, आपके बजट वगैरह सारा यहाँ से होता है, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 275। 275 है हमारा, जो यूनियन जो ग्रांट देती है ना, जो जैसे आपने अभी देखा होगा 14 फाइनेंस कमीशन के थ्रू पैसे गए हैं स्टेट्स को एक्स्ट्रा, तो उसके अलावा जो ग्रांट दिए जाते हैं यूनियन के थ्रू स्टेट्स को, और ये सर्टेन स्टेट्स के लिए डिसाइड करता है यूनियन, हर स्टेट के लिए नहीं होता है ये, ठीक है। 275 है ये हमारा, ये है हमारा। इसके बाद आगे चलते हैं आर्टिकल नंबर 300। ये भी मैंने कहीं किसी स्टेट के एग्जाम में देखा है, आर्टिकल नंबर 300 एज इट इज़ पूछ रखा है। तो आर्टिकल नंबर 300 है स्वीट्स एंड प्रोसीडिंग्स के बारे में, ठीक है। फिर इसके बाद हाँ, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 300 ए, जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, जो पहले हमारा क्या था, एक फंडामेंटल राइट था, वो अब आर्टिकल नंबर 300 ए में आ गया है। चैप्टर कौन सा है आपका, ये चैप्टर नंबर 4 राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल नंबर 300 ए। तो अब ये क्या बन गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अभी भी है, ठीक है, लेकिन अब ये लीगल राइट बन गया है, पहले क्या था, फंडामेंटल राइट, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 301 के ऊपर में। ये 301 और 302 क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी जीएसटी को लेकर के काफ़ी बातें चल रही हैं। तो 301 किस चीज़ के बारे में है, किस चीज़ के बारे में है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ठीक है। और 302 किस चीज़ के बारे में है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं आर्टिकल नंबर 309 हम देखते हैं। 309 क्या है हमारा, जो रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन और स्टेट, ये हमारी सर्विसेज हैं, यूनियन सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज, जो उनके बारे में जो कंडीशंस हैं, रिक्रूटमेंट कैसे करना है, वो आर्टिकल नंबर 309 से डिसाइड होता है। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 312। 312 ये बहुत ही कॉमन है, सबको पता है, ऑल इंडिया सर्विसेज जो है हमारी, IAS IPS और IFS जो है हमारी, ठीक है, उसके लिए होता है ये। फिर इसके बाद हम चलते हैं IFS, यहाँ पे याद रखिएगा फॉरेस्ट है, फॉरेन नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं हम 315 के ऊपर में। 315 है हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। तो ये याद रखिएगा कि UPSC जो है हमारा यूनियन वाला, और हमारे SPSC जो होते हैं उनके लिए एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 315, दोनों इसी आर्टिकल से बनते हैं। और इसके बाद आगे हमारा आर्टिकल नंबर 323A है और 323B है। तो ये आर्टिकल नंबर 323 जो है हमारे, दो आर्टिकल A और B, ये हमारे किसके लिए, ट्राइब्यूनल्स के लिए, ठीक है। इसका कभी कभी पार्ट भी पूछ लेता है, तो इसका पार्ट कौन सा है, पार्ट 14A, ठीक है। तो इस वजह से याद रखेंगे, जो A है हमारा 323A, ये है हमारा किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के लिए, ठीक है। और B जो है वो बाकी सारे कामों के लिए, बाकी सारे काम मतलब अदर मैटर्स, ठीक है। फिर आगे चलते हैं इलेक्शंस के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 324। 324 हमारा इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है। इलेक्शन कमीशन किस तरह से, उसके बारे में, मतलब उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा वो इंस्टीट्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स की जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो बाकी दो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं वो कैसे होंगे, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है और वगैरह सारी चीज़ें। तो ये 324 के अंदर आता है। 324 ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं 325 के बारे में। 325 हमारा कहता है कि जो हमारा इलेक्टोरल रोल जो हमारा बनता है,
ठीक है, जिसको हम आम भाषा में वोटिंग लिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इससे किसी भी पर्सन को हम हटा नहीं सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट या फिर सेक्स। ठीक है, इन 4 ग्राउंड के बेसिस पर हम किसी भी पर्सन को वहाँ से हटा नहीं सकते हैं। फिर हमारा आर्टिकल नंबर 326 आता है। 326 क्या कहता है कि जो इलेक्शंस होने हैं हमारे, जो आपके यूनियन के या फिर स्टेट के, वो किस बेसिस पर होने हैं? एडल्ट सफ्रेज के बेसिस पर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं इससे। आर्टिकल नंबर 330 हम देखते हैं। 330 हमारा क्या कहता है कि जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इनके लिए कुछ सीट रिजर्व करी गई है। कहाँ पर? हाउस ऑफ पीपल, मतलब लोकसभा के अंदर में। ठीक है, लोकसभा के अंदर में सीट रिजर्व है, राज्यसभा के अंदर में सीट रिजर्व नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। SC/ST की सीट जो है वो राज्यसभा के अंदर रिजर्व नहीं होती है, ये भी MCQ अच्छा पूछा जा सकता है। तो 331 पे चलते हैं। तो 331 हमारा क्या कहता है, जो एंग्लो इंडियंस हैं उनके लिए भी सीटें रिजर्व करी जाती हैं। कहाँ पर करी जाती हैं? लोकसभा के अंदर में, हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, तो वो 331 पे चल जाता है। और एंग्लो इंडियंस के लिए स्टेट में भी सीट रिजर्व करी जाती है। ठीक है ना, 2 करी जाती है यूनियन में और 1 करी जाती है स्टेट में। तो जो स्टेट में करी जाती है वो 333 के थ्रू करी जाती है। तो ये तो बढ़िया सा आर्टिकल लग रहा है। 333 देखने में उससे याद हो जाएगा एंग्लो इंडियन। ठीक है, फिर आते हैं 338 और 338A का। तो जो हमारा 338 जो है हमारा, वो शेड्यूल कास्ट के लिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। और 338A जो है वो हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, फिर 2 और आर्टिकल है, 341 और 342। तो 341 जो है हमारा शेड्यूल कास्ट के बारे में है, और 342 जो है हमारा शेड्यूल ट्राइब के बारे में, मतलब कि कैसे इनको इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है। ठीक है ना, ये इन दोनों आर्टिकल के अंदर आता है, 341 और 342 के अंदर में। और प्रेसिडेंट करता है इनको, और कैसे करता है? पार्लियामेंट लॉ बनाती है, उसके थ्रू इंक्लूजन एक्सक्लूजन होता है। फिर आ जाता है हमारा आर्टिकल नंबर 343। 343 क्या बताता है? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। 343 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। फिर आता है 345 ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो 343 किसके बारे में है? यूनियन के बारे में। 345 किसके बारे में? स्टेट्स के बारे में। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में 349 पे चलते हैं। स्पेशल प्रोविजन फॉर इनैक्टमेंट ऑफ सर्टेन लॉज रिलेटिंग टू लैंग्वेजेस। तो कुछ लैंग्वेज को लेकर के अगर हमको स्पेशल प्रोविजंस बनाने होते हैं तो वो इस 349 के अंदर में आते हैं। स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल प्रोसीजर्स दिए गए हैं वो भी इसके अंदर में आते हैं। आर्टिकल नंबर 350 की बात करते हैं। 350 कहता है कि जो आप ग्रीवेंस रिड्रेशन के लिए जाएंगे अपनी, तो वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज यूज़ करी जाएगी? लैंग्वेज टू बी यूज इन रिप्रेजेंटेशन फॉर रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेस। ठीक है, फिर आते हैं आर्टिकल नंबर 350A पर। 350A बताता है कि जो प्राइमरी लेवल पर जो आपकी एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शंस वगैरह है वो कैसे दी जाएगी? मदर टंग में दी जाएगी। ठीक है, 350A। तो 350 से आप देख रहे थे हमारा क्या था? 350 से रिड्रेसिंग ऑफ ग्रीवेंस के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी थी, और 350A से क्या है? मदर टंग के में हमको जो हमारी प्राइमरी लेवल की एजुकेशन है वो मदर टंग में देंगे। ठीक है, 350B क्या बोलता है? स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि जो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होता है ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल नंबर 350B से आती है। 351 क्या बोलता है कि जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है इसको कैसे डेवलप करना है, इसकी